हाँ, तो बच्चों अब अपन परिभाषित करते हैं गति और विराम को। तो गति को अपन कहते हैं मोशन और विराम को अपन कहते हैं रेस्ट। तो गति और विराम को परिभाषित करने से पहले आपको निर्देश तंत्र या प्रेक्षक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये मैंने इससे पहले आपको अच्छे से समझाया है। चलिए अब अपन गति और विराम को परिभाषित करने के लिए एक सिंपल सा परिभाषा पहले देख लेते हैं। यह परिभाषा कहती है कि यदि एक वस्तु समय परिवर्तित होने के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वह वस्तु गतिशील कहलाती है, अन्यथा वह स्थिर कहलाती है। ये परिभाषा बड़ी सिंपल है। थोड़ा सा इस परिभाषा को अपन और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए अपन एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एक बस है जो इस सरल रेखा के अनुदिश गतिशील है। प्रारंभ में अपन कह रहे हैं कि जो बस है वो यहाँ पे है और इस बस के अंदर दो व्यक्ति हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम ए है और एक व्यक्ति का नाम बी है और एक दूसरे के सामने वाली सीटों पे बैठे हैं। तो ए इस तरीके से बैठा है, बी इसके सामने बैठा है और इनके बीच की दूरी अपन मान लेते हैं कि 1 मीटर की दूरी है। चलिए बस यहाँ से चलती है और कुछ समय के बाद बस यहाँ पे आ जाती है। तो बस यहाँ पे आ गई तो अपन कह सकते हैं कि यात्री ए और बी है, अपनी सीटों पे ही बैठे रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं ए यात्री अब यहाँ पे होगा, तो बी यात्री इससे 1 मीटर की दूरी पे इसके सामने वाले सीट पे यहाँ पे बैठा होगा। अब बात करते हैं एक तीसरे व्यक्ति की, जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा है यानी धरातल पे बैठा है। अब देखिए, सबसे पहले गति और विराम को परिभाषित करना है तो आपको निर्देश तंत्र यानी प्रेक्षक मानना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि प्रेक्षक में मान लेता हूँ कि प्रेक्षक कौन है, प्रेक्षक आपका सी है। चलिए अब प्रेक्षक सी से अपन कुछ बातें पूछते हैं। अपन कहते हैं कि प्रेक्षक सी आप बताइए, क्या ए और बी की समय बीतने के साथ आपके सापेक्ष स्थिति परिवर्तित हो रही है क्या? सी कहता है, ये कहता है कि ए मेरे से इतना दूर था पहले, तो अब ए मेरे से इतना दूर हो गया है समय बीतने के साथ। यानी मैं कह सकता हूँ कि टी बराबर 0 पे बस यहाँ पे है, तो टी बराबर 10 सेकंड के बाद यहाँ पे है, तो मैं कह सकता हूँ कि टी बराबर 0 से 10 सेकंड यानी 10 सेकंड समय बीतने के साथ सी के सापेक्ष ए की स्थिति यहाँ से यहाँ तक हो गई है, यानी स्थिति परिवर्तित हुई है। तो अपन कह सकते हैं कि ए की सी के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित हुई है, तो ए जो है वो सी के सापेक्ष ए जो है वो सी के सापेक्ष गतिशील होगा। ए क्या होगा? सी के सापेक्ष गतिशील होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से अपन प्रेक्षक सी से पूछते हैं कि प्रेक्षक सी आप बताइए, क्या बी आपके सापेक्ष स्थिति परिवर्तित कर रहा है? सेम कहानी होगी। सी कहेगा बी मेरे से पहले इतना दूर था, कुछ समय बीत जाने के बाद मेरे से इतनी दूरी बढ़ गई है, तो स्थिति परिवर्तित हुई है। तो बी का जो गति या विराम का जो प्रकृति होगा वो क्या होगा कि बी जो है वो सी के सापेक्ष इसमें होगा, गतिशील होगा। तो ये प्रेक्षक सी कहता है ए और बी मेरे सापेक्ष गतिशील है। सेम कहानी अपन यही चीज़ अपन प्रेक्षक चेंज कर देते हैं और प्रेक्षक चेंज कर देते हैं और प्रेक्षक बना देते हैं आज किसको? बी को। अब ये सेम चीज़ें बी से पूछते हैं और अपन कहते हैं कि बी, अब प्रेक्षक बी हो गया, प्रेक्षक बी हो गया तो अपन सबसे पहले सी के बारे में पूछते हैं। तो प्रेक्षक बी जो है वो अब आज सी का अध्ययन कर रहा है। तो प्रेक्षक बी क्या कह रहा है? प्रेक्षक बी कह रहा है कि सी और मेरे बीच में दूरियां पहले इतनी थी, लेकिन समय जैसे जैसे बीता तो बी कह रहा है कि मेरे से सी की दूरी बढ़ी, यानी सी की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हुई। तो क्या कहता है कि प्रेक्षक बी कहता है, यानी प्रेक्षक बी कहता है या फिर कह सकते हैं जो सी है वो बी के सापेक्ष गतिशील है, यानी सी बी के सापेक्ष गतिशील है। ये बात आपको समझ में आई? इसी तरीके से अपन अब प्रेक्षक बी से ए के बारे में पूछते हैं। तो अब देखिए, प्रेक्षक बी कहता है कि ए मेरे से 1 मीटर की दूरी पे था, समय भी था, लेकिन बी कहता है कि मेरे से ए की दूरी आज भी 1 मीटर है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि बी के सापेक्ष ए की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। तो क्या कहते हैं कि ए जो है वो बी के सापेक्ष विरामावस्था में है, यानी विराम में है। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि प्रेक्षक परिवर्तित होने पर
प्रेक्षक परिवर्तित होने पर ये गति और विराम की स्थिति परिवर्तित हो रही है। कैसे? बोला यहाँ पे देखो, जो ए है वो ए सी के सापेक्ष गतिशील है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ए बी के सापेक्ष विराम में है। यानी एक ही इंसान ए के सापेक्ष गतिशील है तो दूसरे के सापेक्ष विराम में है। तो यहाँ पे बातें कुछ अजीब सी हो रही हैं। यानी गति और विराम की परिभाषा में अब देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यदि एक वस्तु की समय बीतने के साथ किसी के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित होती है तो उसके सापेक्ष वो वस्तु गतिशील कहलाती है। यदि अपन ऐसे डेफिनेशन दे, यदि एक वस्तु की समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित होती है तो वह वस्तु गतिशील कहलाएगी। यदि एक वस्तु की समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित नहीं होती है तो वो वस्तु उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष विरामावस्था में कहलाएगी। गति और विराम को परिभाषित कर लेने के बाद अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनकी तरफ गौर करते हैं। पहला बिंदु अपने को क्या रहा है कि गति अथवा विराम को हमेशा प्रेक्षक के सापेक्ष परिभाषित किया जाता है। यानी कहना चाहता है कि जो गति है या विराम है, ये दो परिभाषाएं हैं। इनको परिभाषित करने के लिए अपने को प्रेक्षक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपन पहले देख के भी आ चुके हैं कि प्रेक्षक जब सी लेते हैं तो ए गतिशील होता है, लेकिन जब प्रेक्षक बी लेते हैं तो ए विराम में भी होता है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं गति और विराम तो प्रेक्षक पे निर्भर करती हैं। गति और विराम को परिभाषित करने के लिए प्रेक्षक यानी निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो अपन ने गति और विराम को परिभाषित करने से पहले निर्देश तंत्र के बारे में अध्ययन किया। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। नंबर 2 में बोल रहा है गति वस्तु अथवा प्रेक्षक का सम्मिलित गुण है। देखिए, गति और विराम को जब अपन परिभाषित करेंगे तो वस्तु और प्रेक्षक यानी वस्तु या निर्देश तंत्र होगा, तभी तो अपन उसके बारे में बता पाएंगे। तो कह रहा है कि गति वस्तु और प्रेक्षक का सम्मिलित गुण है। यानी अपन गति या विराम को बिना प्रेक्षक के परिभाषित कैसे कर सकते हैं। चलिए ये अपने समझ में आता है। अब देखिए आगे कह रहा है कि प्रेक्षक के बिना गतिशील या स्थिर वस्तु का कोई अर्थ नहीं। बात भी सही है कि अपन परिभाषा भी ऐसे देते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तो वो वस्तु गतिशील कहलाती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नहीं बदलती है तो वो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि बिना प्रेक्षक गतिशील और स्थिर वस्तु का कोई अर्थ नहीं है। ये समझ में आता है। अब देखते हैं 3 नंबर बिंदु। कोई भी वस्तु पूर्ण स्थिर या पूर्ण गति में नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? जैसे अपन कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक गतिशील है प्रेक्षक सी के लिए, लेकिन प्रेक्षक बी के लिए यही वस्तु क्या है, विराम में है। तो अपन कह सकते हैं कि देखने वाले पे डिपेंड करता है कि भाई प्रेक्षक कौन है। एक प्रेक्षक के लिए कोई वस्तु गतिशील है तो वो दूसरे प्रेक्षक के लिए वस्तु स्थिर अवस्था में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपन जैसे धरातल पे बैठे हैं और अपने सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो अपन अपने सापेक्ष उस व्यक्ति को स्थिर मान सकते हैं। लेकिन अपने को कोई दूसरा व्यक्ति चांद से देख रहा है तो अपन तो पृथ्वी के साथ घूर्णन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो तो अपने को दोनों को ही गतिशील बता देता है। तो यही तो है कि कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से न तो स्थिर है और न ही पूर्ण रूप से गतिशील है। तो ये किसके सापेक्ष डिफाइन होते हैं, ये प्रेक्षक पे निर्भर करते हैं कि प्रेक्षक के सापेक्ष उसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है या नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो गतिशील होगा, नहीं हो रही है तो स्थिर होगा। सिंपल बात। इस तरीके से अपन कह सकते हैं पूर्ण रूप से स्थिर या पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होती। चलिए उसके बाद अपन नंबर 4 बिंदु देखते हैं। सृष्टि मानी यूनिवर्स में कण की निरपेक्षिक विरामावस्था या निरपेक्षिक गति संभव नहीं है। निरपेक्षिक का मतलब होता है एब्सोल्यूट। यानी अपन ने कह दिया कि जिस तरीके से अपने कई चीज़ें होती हैं कि भगवान एक है, इस तरीके से अपन ऐसी बातें इसमें नहीं कह सकते कि भाई कोई भी वस्तु है तो ये विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही होगी। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो वस्तु किसी प्रेक्षक के सापेक्ष विरामावस्था में है तो दूसरे प्रेक्षक के सापेक्ष वो गतिशील हो सकती है। तो इस तरीके से ये कोई शाश्वत सत्य नहीं है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो सभी के सभी उसको विरामावस्था में बोलेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि निरपेक्ष विरामावस्था और निरपेक्ष गति जैसी कोई ये परिभाषाएं होती भी नहीं है।
तो इस तरीके से अपन ने गति और विराम को परिभाषित किया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी।